हेलो दोस्तों, भास्कर सीटीटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए मैथ का पेडागोजी पार्ट लेकर के आया हूं। क्या कुछ टाइप हैं, टाइप बाय टाइप करके हम इसमें जिक्र करेंगे और इन सभी टाइपों से किस प्रकार से क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी का हम जिक्र करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे जो पूरा वीडियो को देखें। पूरा वीडियो देखने पर ही आपको समझ में आएंगे किस प्रकार से क्या कुछ पेडागोजी पार्ट से पूछे जाते हैं। चलिए बिना समय गंवाए हम सेशन का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बात है, पहले जो टाइप है, फर्स्ट टाइप नंबर फर्स्ट, अभिगृहित। अभिगृहित जैसे जो वर्ड यूज में आ रहे हैं, सभी वर्ड्स को आप ध्यान में रखेंगे। जो भी वर्ड्स बताएंगे सबको आपको याद रखने होंगे। अभिगृहित जैसे वर्ड जो आ रहे हैं, जिसमें एग्जामी जो बोलते हैं, ऐसी स्टेटमेंट जिसे सच माना जाता है। अभिगृहित किसे कहते हैं? तो ऐसी स्टेटमेंट जिसे हम सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के। अगर हम बिना किसी प्रूफ के हम सच मान लें, जैसे एग्जांपल ले, जैसे 2+2, तो 2+2 हम लोग शुरू से पढ़ते आते हैं कि 2+2 4 होता है। इसमें ना कोई तर्क देते हैं, ना बिना किसी प्रूफ के हम 2+2 4 मान लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है? अभिगृहित स्टेटमेंट कहलाती है। नेक्स्ट जो कंजेक्चर है, ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने के लिए प्रूफ की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होती है कि प्रूफ करने की आवश्यकता होती है। प्रूफ जब करते हैं तो कंजेक्चर कहलाता है। नेक्स्ट है थ्योरम, जो प्रमेय हम लोग बोलते हैं। तो कंजेक्चर को प्रूव कर दिया जाता है तो वह थ्योरम कहलाता है। तो यहाँ से 3 वर्ड आप सीखने को मिले होगा। जैसे कि यहाँ पर 3 वर्ड जैसे अभिगृहित हैं। अभिगृहित मतलब कि बिना किसी प्रूफ के हम किसी चीज़ को जो मान लेते हैं, बिना प्रूफ के मान लेना, वो अभिगृहित कहलाता है। कंजेक्चर जिसे हम क्या करें, प्रूफ करने की आवश्यकता होती है। जब प्रूफ करने की ज़रूरत होती है तो उसे कंजेक्चर कहा जाता है। और थ्योरम, जब कंजेक्चर को प्रूव कर दिया जाता है तो वह थ्योरम कहलाता है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं, जिसे क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। कह रहे कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए। अभिगृहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है, या फिर अभिगृहित विशेष प्रमेय है। प्रमेय कैसे है? प्रमेय हमने अभी बताया कि प्रमेय तब होंगे जब उसे प्रूफ करेंगे, हम साबित हो जाएगी तब वो प्रमेय कहलाएगी। कंजेक्चर कहलाते हैं, प्रूफ की आवश्यकता होती है। तो अभी ऑप्शन नंबर 3 जो है अभिगृहित परिभाषाएं हैं, ये भी नहीं है। अभी हमने आपको पूरी तरह से बात बताया, अभिगृहित को सिद्ध करने का प्रमेय बन जाता है। नहीं भैया, अभिगृहित को सिद्ध करने पर प्रमेय नहीं बनता, बल्कि कंजेक्चर को सिद्ध करने के बाद प्रमेय बनता है। तो इसमें मेरा जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, पहला जो ऑप्शन है, अभिगृहित प्रस्ताव जिन्हें मान लिया जाता है। हम जैसे अभिगृहित प्रस्ताव में भी तुरंत बताए हैं कि अभिगृहित प्रस्ताव ऐसे प्रस्ताव को कहा जाते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, बिना प्रूफ के ही मान लेते हैं, वह अभिगृहित प्रस्ताव कहे जाते हैं। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको हमेशा भिन्न वाले क्वेश्चन, भिन्न कंसेप्ट वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भिन्न वाले जो कंसेप्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रैक्शन में 1/2, जैसे कि 1/3 है, 1/4 है, इस प्रकार से फ्रैक्शन वाले, तो आप एज ए टीचर किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप इन सभी चारों बातों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले क्या है कि जब भिन्न की अवधारणा बच्चों को बताने होंगे तो सबसे पहले आप मूर्त चीज़ लेंगे, मतलब कोई भी कंक्रीट चीज़ लेंगे। जैसे मान के चले, अगर बच्चा को बताना है कि भिन्न की अवधारणा को समझाने के लिए, सबसे पहले, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी कंक्रीट चीज़ों को लेंगे। जैसे कि मान के चले, अगर एक रोटी लेकर के और बच्चे को हम उसके आधा जब तोड़ेंगे तो बच्चा को समझाएंगे कि यह क्या हो गया, हाफ पार्ट हो गया, 1/2 हो गया। तो उस प्रकार से हम किसी कंक्रीट चीज़ को लेकर के सबसे पहले हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूर्त चीज़ लेनी चाहिए। उसके बाद फिर उस चीज़ के बारे में बताएंगे, उस चीज़ के बारे में फिर बताएंगे, फिर उसको क्या करेंगे कि दिखाएंगे। क्या करेंगे? दिखाएंगे। तो पहले कोई मूर्त चीज़ लेंगे, फिर उस चीज़ को बारे में बताएंगे, फिर उसको दिखलाएंगे, और अंत में उसे क्या करेंगे, चिन्ह या सिंबल से बताएंगे। तो हमें चिन्ह या सिंबल से सबसे लास्ट में दिखाने हैं। सबसे पहले कंक्रीट चीज़ लेंगे, उसके बारे में बताएंगे, फिर उसको हम दिखाएंगे, जैसे कि जो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंबल बताएंगे। तो ये सभी प्रक्रिया भिन्न के कंसेप्ट की अवधारणाएँ हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को।
क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कक्षा 3 के विद्यार्थी को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक क्रियाकलाप योजना बनाता है। अब यहाँ पर क्या जा रहा है कि जब बच्चा को आधा की संकल्पना आपको बताना है तो अब शिक्षक क्या क्रियाकलाप बनाएंगे। सबसे पहले कह रहा है कि चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। नहीं, सबसे पहले चित्र दिखाना ही नहीं है, आधे का चिन्ह लिखता है। आधे के चिन्ह पहले नहीं लिखेंगे। बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। हाँ, हमने ये बात बोला है कि सभी बहुत सारे ऐसे मूर्त पदार्थ लेंगे, जैसे कि कोई भी कंक्रीट चीज़ लेंगे, उसको फिर आधे में विभाजित करेंगे। जब आधे की अवधारणा बताना तो आधा में विभाजित करके उसे बताएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन जो है सबसे पहले सी होगा। फिर कहानी शब्द का प्रयोग आधे का प्रदर्शित करना। नहीं, देखिए इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, सी होगा, यानी कि बहुत सारे आधे के मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कहानियाँ शब्दों का प्रयोग से आधा को प्रदर्शित करेंगे। फिर थर्ड में कौन हो जाएगा, तो थर्ड में आपको हो जाएगा कि चित्र दिखाएंगे जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। फिर आधे का हम चिन्ह वगैरह बताएंगे। हमने भी पीछे बताया कि आधे का चिन्ह वगैरह जो लास्ट में दिखाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से सी, फिर उसके बाद डी, फिर ए और फिर उसके बाद बी होगा आपका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आधे की अवधारणा को काफ़ी अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, मेजरमेंट से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मापन से क्या पूछे जाते हैं, आप इन्हें अगर याद नहीं हो रहा है तो पूरी तरह से आप रट के याद कर लें। वैसे हम बताने का आपको प्रयास करेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े। जैसे कि इसमें सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर जो है, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापन विषय पढ़ाने के लिए कौन सी श्रेणी उच्चतम है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम बोले तो VVI, इसे मान लें कि VVI है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा बच्चे गलती करते हैं। बस एक ही क्रम है, एक क्रम को याद रखना है। पहले से उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या होती है, तुलना करना, है ना। किसी चीज़ को हम तुलना करेंगे, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करेंगे। देखिए बच्चे को जब सिखाया जाता है सबसे पहले तो अप्रमाणिक माप ही बताए जाते हैं। जब किसी चीज़ को अब लोअर क्लास में आप लोग पढ़े होंगे जब, तो किसी चीज़ को लंबाई की जब मापनी होती है तो बित्ते से, गुली से, डंडे से, इन सभी चीज़ों से, हम कदम से, तो इन सभी चीज़ों का उपयोग कर लेते हो। तो गुली, डंडे, कदम जो हैं, बित्ते हैं, ये सभी क्या है, मापन के अप्रमाणिक माप कहलाते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी के बित्ते अगर ज़्यादा हो जाते हैं, बड़े हैं, तो वो बित्ते कम पड़ जाएंगे, लंबाई कम पड़ जाएगी। तो यानी कि बार बार या भिन्न भिन्न बित्तों या फिर भिन्न भिन्न गुली डंडों से मापने के बाद क्या हो सकते हैं, उनकी कभी कभी लंबाई घटती बढ़ती रहती है, यानी कि एक्चुअल माप उसमें नहीं कर सकते हैं। तो तुलना करना, उसके बाद अप्रमाणिक माप को बताते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रमाणिक माप को बताएंगे। पहले अप्रमाणिक माप, फिर उसके बाद प्रमाणिक मापों का हम उपयोग करना बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रमाणिक इकाई को विकसित करेंगे। ये आपको तरीके हैं किस तरह से बच्चे को आप प्राथमिक स्तर पर सिखाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जब तुलना करना है, तुलना करने में क्या करेंगे, हम अप्रमाणिक मापों को उपयोग करेंगे। उसके बाद हम प्रमाणिक मापों का उपयोग करेंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे कि प्रमाणिक इकाई का विकसित करेंगे। ये आपको तरीके हैं, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे जीन पियाजे से भी काफ़ी अधिकतर मैथ्स में पूछे जाते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले संख्याओं का संरक्षण करना सीखता है। अगर सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो बच्चा सीखता है वो क्या करता है, संख्याओं का संरक्षण करना सीखता है। कंजर्वेशन जिसे हम बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ नंबर जो है, सबसे पहले अंक सीखता है। उसके बाद क्या करता है, वह लंबाई का संरक्षण करता है। सबसे पहले संख्या जो 1, 2, 3 इस तरह की संख्याएं हैं, इन संख्याओं को कंजर्वेशन करता है। उसके बाद लंबाई के संरक्षण करता है, यानी कि पहले संख्या, उसके बाद लंबाई का संरक्षण, उसके बाद वजन की संरक्षण करता है ना। उसके बाद फिर क्या करता है, वजन की संरक्षण करता है, कितना वजन है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले संख्या, उसके बाद आपको आ जाएगा लंबाई, फिर उसके बाद वजन, इसके बाद चल करके फिर आयतन की अवधारणा को सीख पाता है। तो यह जीन पियाजे की अवधारणाएं हैं। जीन पियाजे के अनुसार क्या बताया गया है कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है, संख्याओं की अवधारणा का संरक्षण करता है, फिर उसके बाद लंबाई का संरक्षण करता है, उसके बाद द्रव्यमान की, और अंत में आयतन की संरक्षण करता है। जैसे
इनको बोला जाता है प्रोपोर्शनल रीजनिंग का कंसेप्ट भी इन्होंने ही दिया। तो प्रोपोर्शनल रीजनिंग का कंसेप्ट जीन पियाजे ने ही दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं जो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानना है। अभी हमने आपको बताया है, इस आधार पर आप क्या करें कि पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में जो विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचान करने हैं। लंबाई में संरक्षण की समझ संख्या से पहले आती है। अभी हमने बताया कि लंबाई में जो संरक्षण की समझ संख्या से पहले आती है, तो नहीं, सबसे पहले संख्या सीखते उसके बाद लंबाई, ये तो मेरा ऑप्शन होगा नहीं। भार के संरक्षण की समझ आयतन से पहले आती है, तो हमने बताया सबसे पहले संख्या, उसके बाद लंबाई, फिर उसके बाद फिर आ जाएगा आपको भार, तब फिर आयतन आएगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, भार के संरक्षण की समझ, जो भार है वह आयतन की समझ से पहले आती है, तो बिल्कुल आती है, पहले आती है। आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान से पहले आती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। भार के संरक्षण की समझ संख्या के संरक्षण से पहले आती है, नहीं, सबसे पहले तो संख्या संरक्षण ही आती है। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ये आपको सही होगा। अच्छे से समझते चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे नेक्स्ट और क्वेश्चन लेकर के, जैसे कि शोएब कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुजों में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अमूर्त परमाणु को समझने में उसे कठिनाई होती है। यह तो समझता है, कक्षा 5 का विद्यार्थी है। भिन्न भिन्न प्रकार के अगर त्रिभुज को दे दिया जाए तो उससे वर्गीकृत कर लेता है। जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के त्रिभुज से आकार में, एंगल से, या फिर अलग अलग तरह के जो त्रिभुज होते हैं, सभी त्रिभुजों को अगर दे दिया जाए तो वो अलग कर लेता है। लेकिन त्रिभुज के हम लोग जानते हैं कि तीनों कोण का 180 डिग्री होता है। कि अमूर्त परमाणु को समझने में उसे कठिनाइयाँ होती है, तो वह किस, तो कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार शोएब किस चरण में है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक चरण के अनुसार जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी गामक अवस्था है। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये अब जैसे देखेंगे कि पहले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में यह नहीं होता है कि देखिए जब भी बच्चा क्या करता है कि किसी चीज़ को वह वर्गीकृत करने लगे तो वह मूर्त अवस्था में है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। मूर्त चीज़ों का मतलब कि जो ठोस या कंक्रीट चीज़ है उसको वह अलग कर पाता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपको ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था नहीं होंगे, संवेदीगामक अवस्था नहीं होंगे। तो मूर्त अवस्था में ही क्या करते हैं बच्चा, ठोस को यानी कि कंक्रीट चीज़ों को वह ऑपरेशनल स्टेज दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले टाइप पे बात करते हैं शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय सीखने के लिए एक शिक्षक ने शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया है। अब बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किए। पाइथागोरस प्रमेय सिखाने के लिए शिक्षक ने क्या करता है, एक शीट वितरित करता है जिस पर समकोण वाले त्रिभुज खींचा जाता है और बच्चे को त्रिभुज की भुजा के बीच संबंध करने के लिए बताया जाता है। तो पहले आप इसमें एक बात बताएंगे, प्रयोगशाला विधि से तो कर नहीं सकते, प्रयोगशाला विधि से इसको नहीं कर सकते हम लोग। जैसे कि अब रही बात आगमन और निगमन की, आगमन विधि में जैसे कि अगर बात किया जाए संबंध रखना है त्रिभुजों के भुजाओं के बीच संबंध, तो हमें नियम पता है। प्रमेय में क्या होता है कि नियम होते हैं, उसी रूल नियम से चलने होते हैं, यानी कि नियम से जो उदाहरण की ओर चलेंगे तो वह क्या कहलाएगा, वह निगमन कहलाता है। लेकिन आगमन विधि यानी कि जो हमने नियम सीखा है उसका उपयोग जब करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आगमन विधि कहलाएगा, वो आगमन विधि कहलाएगा। निगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर और आगमन विधि निगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर और आगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर। तो हमें जो नियम पता है उस नियम के अनुसार ही आप त्रिभुजों का बीच में संबंध रख सकते हैं। तो पूरी तरह से ऑप्शन नंबर बी आपको सही है कि आगमन विधि का इसमें उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अधिगम विकार। अधिगम विकार क्या है, अगले टाइप में मेरा है अधिगम विकार।
जैसे अधिगम विकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा जो पूछे जाते हैं, जैसे कि इंग्लिश में इसको याद रखेंगे, हिंदी दोनों में याद रखने पड़ेंगे आपको। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही दे देते हैं, हिंदी में देते नहीं हैं। तो यदि एक विद्यार्थी की संख्याओं की परिकलन समस्या हो रही है, संख्या परिकलन में समस्या हो रही है, तो इस प्रकार के असमर्थता को क्या नाम दिया गया है? लेखन अक्षमता, गणितीय अक्षमता, या दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता, या पठन असमर्थता। ठीक है, जब बच्चा को अगर लिखने में दिक्कत है तब लेखन अक्षमता या डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ये आपको इंग्लिश याद रखने होंगे। लिखने में अगर प्रॉब्लम है तो लेखन अक्षमता यानी कि डिस्ग्राफिया बोलते हैं। यहाँ पर परिकलन करना है, जो गणितीय समस्या होती है वो परिकलन में, तो यानी कि गणितीय क्षमता है। यानी गणितीय क्षमता अगर ऐसे नॉर्मली आपको हिंदी दे दे, लेखन अक्षमता, गणितीय क्षमता, तो आप आसानी से छाट लेंगे, लेकिन डिस्ग्राफिया देता है तो इससे थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो इसको इंग्लिश में ही याद रखेंगे कि लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया कहलाता है, गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया कहलाता है। तो जब संख्याओं के परिकलन में से समस्या है, असमर्थता हो रही है, तो कहीं ना कहीं गणितीय अक्षमता है, इसलिए उसका क्या है? डिस्कैलकुलिया है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले टाइप में। अगले टाइप में है कि गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति दो प्रकृति होती हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो गणित की प्रकृति तार्किक होती है। हमेशा गणित की प्रकृति क्या होती है? तार्किक होती है। दूसरी बात जो है गणित स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा, अगणना आदि का विज्ञान है। यानी कि गणित को अगर बोला जाए तो क्या है? संख्या, मापन, मात्रा, दिशा, गणना आदि का क्या है? विज्ञान है। और गणित पूरी जो है प्राकृतिक तार्किक होती है। गणित की जो प्रकृति होती है कैसी होती है? तार्किक होती है। हम पठाचार्य की बात अगर करें जो एनसीएफ 2005 की है, तो राष्ट्रीय पठाचार्य 2005 के सिद्धांत क्या क्या हैं, इनको भी आप याद रखेंगे, हमेशा पूछे जाते हैं, काफ़ी अधिक बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। राष्ट्रीय पठाचार्य की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत क्या क्या जिक्र किए गए हैं। सबसे पहले ज्ञान को स्कूल से बाहरी जीवन से जोड़ना। जब भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं या फिर बता रहे हैं, तो बच्चों को क्या करें? हमें आस पड़ोस के चीज़ों से को रिलेट करके जब समझाते हैं, है ना, जब किसी चीज़ को समझाना है तो बाहरी चीज़ यानी कि स्कूल के बाहरी चीज़, हमारे आसपास के जो वातावरण में जो चीज़ें हैं, तो इन्वायरमेंट से जोड़ करके पढ़ाएंगे तो बच्चा आसानी से सीख पाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए ताकि बच्चे आसानी से सीखें। यह एनसीएफ 2005 के अनुसार बोलती है। दूसरी बात है कि रटंत प्रणाली मुक्त कर दिया जाए। रटंत प्रणाली मुक्त कर दिया जाए मतलब कि रटने पर जोर नहीं दिया जाए। जब भी कोई भी चीज़ हम बच्चे को बताएं तो उससे ज़्यादातर हम याद करवाने का प्रयास करें, रटवा करके नहीं बल्कि समझा करके, को रिलेट करके समझाने का प्रयास करेंगे। रट करके याद करने पर जोर नहीं डाल रहे हैं। दो बातें। तीसरी बात जो है पाठ्याचार्य पुस्तक केंद्रित ना हो। सिर्फ और सिर्फ जो पाठ्याचार्य हो वह पुस्तक केंद्रित ही नहीं होना चाहिए, हमारे आसपास पड़ोसों से भी कोरिलेट होकर के पाठ्याचार्य को तैयार करना चाहिए। यानी कि केंद्रित पाठ्याचार्य पुस्तक केंद्रित नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। अभी हमने बताया कि भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे कि द एजुकेशनल प्रोवाइड इनटू द स्कूल शुड बी लिंक्ड टू द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटी, भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के द्वारा अगर हम बच्चे को जोड़ करके पढ़ाएंगे तो वह बेहतर शिक्षा प्राप्त होगी बच्चों को। तो विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कैसी होनी चाहिए? भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। नेक्स्ट एनसीएफ क्या कहती है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए। जो भी नेशनल के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो है आस्थावान यानी विश्वास, जैसे कि स्टूडेंट शुड बी प्रीपेयर्ड फॉर द नेशनल वैल्यू। जो भी हम स्टूडेंट को प्रिपेयर्ड करेंगे, तैयार करेंगे, वह नेशनल वैल्यू के तौर पर हम तैयार करेंगे। यानी कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान होने चाहिए विद्यार्थियों को। ये थे आपको एनसीएफ 2005 में जो पूछे जाते हैं, मतलब कि एनसीएफ 2005 ये जिक्र करते हैं कि यह सभी चीज़ें के अनुसार ही हमें बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट अगर टाइप की बात करें तो गणित की भाषा महत्वपूर्ण शब्दावली। गणित की भाषा और महत्वपूर्ण शब्दावली में, तो गणित की भाषा में सबसे पहले देखेंगे अंक। अंक का काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल है। जैसे गणित की भाषा में सबसे पहले क्या होता है कि यह एक नाम है। अंक क्या है? तो अंक एक नाम है जो सिंबल है, यानी कि रिप्रेजेंट करता है। तो अंक क्या है? हम लोग जनरली लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, इस तरह से बहुत संख्या इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये आपको 1, 2, 3 बचपन से हम लोग याद करते हैं, रट कर याद कर लेते हैं। ये बच्चा ये है, ये 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 इस प्रकार से।
तो यह क्या है, एक प्रकार से सिंबल है जिसे हमें याद करने पड़ते हैं, रिप्रेजेंट करता है सिंबल के रूप में। गणित की भाषा सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए। गणित की भाषा जटिल नहीं होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, बोधपूर्ण होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए। गणित की भाषा बच्चों को मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए और उन्हें दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। जैसे हमने अभी एनसीएफ में जिक्र किया कि एनसीएफ में भी कहना यह है कि हमारे जो पठाचार्य हो वह बाहर आसपास के जीवन से जोड़ करके, यानी कि बच्चे के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा यूकेजी का है उसे 2 क्लास का उसमें सिलेबस में इंटर कर दिया गया है, तो 2 क्लास के सिलेबस को तो वह अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि उसका जो मेंटलिटी है, जो मानसिक स्तर है, किस स्तर तक वह सोच सकता है, उस अनुसार से हमें क्या करनी चाहिए, मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए गणित की भाषा। और साथ ही साथ में उसके दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए, जो कोरिलेट करके हमारी जो एक्टिविटी हैं बच्चों की, सभी एक्टिविटियों से जोड़ करके हमें मत को बतानी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीगेशन यानी कि समुच्चय वगैरह। एग्रीगेशन समुच्चय संवर्धन में, यानी कि एग्रीगेशन और ऑगमेंटेशन, यानी कि समुच्चयन या संवर्धन। तो एग्रीगेशन क्या होते हैं, जब 2 चीज़ों को जोड़ते हैं। ध्यान से देखेंगे, एग्रीगेशन वैसे यानी कि समुच्चय, समुच्चयन किसे बोलते हैं, और संवर्धन। समुच्चयन और संवर्धन, समुच्चयन और संवर्धन में क्या अंतर है। तो समुच्चयन को अगर समझे सबसे पहले, जिसको इंग्लिश में एग्रीगेशन कहेंगे, जब 2 चीज़ों को जोड़ते हैं तो उसे एग्रीगेशन कहते हैं। मान के चले अगर यहाँ पर 2 पेन है, फिर प्लस इसमें और 2 पेन ऐड कर दिए, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम 2 चीज़ों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। समुच्चय में जब 2 चीज़ों को हम जोड़ते हैं तो वह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है, एग्रीगेशन कहलाता है। लेकिन ऑगमेंटेशन क्या कहलाता है, जब 2 चीज़ों को बढ़ाया जाए, जब एक चीज़ है उसको बढ़ाया जाए तो क्या कहलाता है, एग्रीगेशन कहलाता है, ऑगमेंटेशन कहलाता है। ऑगमेंटेशन क्या कहलाता है, जब एक ही चीज़ को बढ़ाया जाए। जैसे सिंपल सा एग्जांपल आप समझे, जैसे कि 2 पेन में 2 पेन जोड़े, 2 पेन प्लस 2 पेन, तो इसमें ऐड किया जा रहा तो एग्रीगेशन कहलाया, है ना, यानी कि समुच्चय कहलाया। मिला देंगे, 2 चीज़ों को मिला देंगे तो समुच्चय कहलाएगा। लेकिन एक ही चीज़ को हम बढ़ाएंगे, जैसे मेरे पास दूध है और दूध में हम क्या डाल देंगे, पानी डाल देंगे। एक ही चीज़ को हम बढ़ाने का प्रयास करें, दूध को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, दूध में पानी डाल देंगे तो यह दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से इसे क्या कहेंगे, हम संवर्धन कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मुक्त अंत और बंद अंत वाले प्रश्न। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, आने वाले एग्जाम में भी, आपके एग्जाम में भी उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुक्त अंत और बंद अंत वाले प्रश्न जो हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि मुक्त अंत प्रश्न जो है, जिन प्रश्नों के 1 से ज़्यादा उत्तर होते हैं, जिन भी प्रश्नों का उत्तर 1 से ज़्यादा हो वह क्या कहलाएंगे, मुक्त अंत प्रश्न कहलाएंगे। वे कौन से, जैसे कि एग्जाम्पल अगर बात करें, वे कौन से 2 नंबर्स को जोड़ने पर 8 आएगा, तो आप यहाँ पर मुक्त हैं, यानी कि फ्री स्वतंत्र क्या है कि 2 + 6 जोड़ करके भी 8 लाएंगे, 4 + 4 जोड़ करके भी 8 लाएंगे, साथ ही साथ में 1 + 7 जोड़ करके भी 8 लाएंगे। तो आप मुक्त हैं, एक ही प्रश्न का उत्तर अलग अलग तरीके से हम दे सकते हैं, तो मुक्त अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं। और बंद अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं कि आप इसमें बंधे होते हैं। बंद मतलब बंधा हुआ, यानी कि उसके और भी तरीके से आंसर नहीं दे सकते। जैसे जिन प्रश्नों का उत्तर केवल 1 होता है, जिन प्रश्नों को सिर्फ हम एक ही तरीके से उत्तर दे सकते हैं, जैसे अगर पूछ दे कि 5 में 3 जोड़ने पर क्या होगा, तो 8 आएगा। 5 में 3 जोड़ने पर एक ही तो उत्तर आएगा कि 8 आएगा, यानी कि आप बंद हैं, एक ही मात्र उत्तर दे सकते हैं, तो बंद अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं। अब मुक्त वाले में क्या है कि 1 से अधिक आंसर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम व्यू से हैं। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा था, बहुत अधिकांशतः जो बच्चे हैं इसमें फंस जाते हैं क्या कि रचनात्मक क्या होता है, योगात्मक क्या होता है, निदानात्मक क्या होते हैं। तो चलिए आज हम एक एक करके बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं रचनात्मक। रचनात्मक में क्या है, यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। यह क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या उससे पहले होता है। जब भी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के दौरान जो टेस्ट लेंगे, जो आकलन करेंगे, या फिर उससे पहले जो करेंगे, वह रचनात्मक कहलाएगा। ध्यान से समझेंगे,
लर्निंग प्रोसेस के दौरान, पढ़ाई के दौरान जो भी टेस्ट लिए जाए या फिर उससे पहले टेस्ट लिए जाए तो वो क्या कहलाएगा, आपको रचनात्मक आकलन कहलाते हैं। योगात्मक में क्या होते हैं, यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से खत्म होने के बाद, जैसे अगर उसी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते बीच में अगर पूछ दें, है ना, किसी चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, पूछ दिए, जैसे भारत के बारे में पूछ रहे हैं, बता रहे थे, अब भारत के पूछ दिए बीच में खड़ा करके, भारत में कितने राज्य हैं, भारत की राजधानी कौन है। तो यह पढ़ाते पढ़ाते यानी पढ़ने के दौरान या पढ़ाने के दौरान ही जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आपको क्या आते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन किए जाते हैं। बीच बीच में जो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो आप लोग अच्छे से समझ गए कि रचनात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद, जैसे मान के चले हमने पूरे भारत के बारे में आपको बता दिया, अब भारत के या फिर मैथ में अगर लेके चले, मान के चले पूरे का पूरे हम बोर्ड मास के बारे में आपको बता दिया। अब बोर्ड मास के बारे में बताने के बाद हम फिर बाद में क्वेश्चन करते हैं, सारी चीज़ बता देने के बाद हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, तो यह क्या कहलाएगा, एडिटिव यानी कि योगात्मक कहलाता है। फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, रचनात्मक यह पढ़ाई के दौरान ही बीच बीच में जो क्वेश्चन कर लेंगे वो रचनात्मक कहलाएगा। योगात्मक क्या कहलाएगा, टीचिंग लर्निंग खत्म होने के बाद जो पूछे जाएंगे वो योगात्मक मूल्यांकन कहलाएगा। और निदानात्मक योगात्मक आकलन में क्या होता है कि इसमें सिर्फ कारणों, समस्या की पहचान की जाती है, कारण और समस्या की पहचान करना। निदानात्मक में क्या होता है, कारण की पहचान करना, है ना, यह निदान करना। निदान, अब ऐसे क्या होता है कि कितने लोग समझते हैं कि निदान कर दिए, यानी कि हल नहीं निकाले हैं, समस्या की पहचान किए हैं। निदान करना यानी कि निदानात्मक क्या होता है, समस्या को पहचान करना निदानात्मक कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले टाइप के, अबेकस के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अबेकस क्या है, जैसे आप बचपन पढ़े होंगे छोटा स्लेट में, तो इस तरह मूंगा मोती लगा हुआ रहता था, इसी अबेकस बोलते हैं। अबेकस, इसमें बच्चों को क्या होता है, बेसिक काउंटिंग। अबेकस से क्या क्या बच्चे सीखते हैं, तो बेसिक काउंटिंग जो मतलब निम्न स्तर के, यानी कि जो हमारी जो स्टार्टिंग की जो काउंटिंग है, गिनती है, उसको सीखते हैं। साथ ही साथ में इससे जोड़ सीखते हैं, इधर का 1 है, इधर 9 है तो कितना हो गया, 10 हो गया, इधर 2, इधर 8 तो 10। इस प्रकार से हम बच्चों को सिखाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अबेकस से बच्चे क्या, सबसे पहले तो बेसिक काउंटिंग सीखते हैं, गिनती सीखते हैं। उसके बाद क्या सीखते हैं, जोड़ सीखते हैं। उसके बाद घटा सीखते हैं। जैसे मान के चले अगर 10 था, 1 उधर हमने कर दिया, 10 था 1 उधर कर दिया, तो इधर बच्चे कितने, 8। काउंट करके बच्चा बता सकता है आसानी से। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, बेसिक काउंटिंग, जोड़, घटाओ, इसमें प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि का ज्ञान दिया जाता है। तो ध्यान से समझेंगे अबेकस से क्या क्या, तो बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटाओ, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि इन सभी का ज्ञान किससे मिलता है, अबेकस से दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो जियो बोर्ड्स पूछे जाते हैं, तो जियो बोर्ड के माध्यम से एक बात याद रखेंगे, जियो बोर्ड के माध्यम से हम सिर्फ 2D आकृति को समझा पाते हैं, 3D का नहीं। इसमें जो भी बनेंगे इस तरह से कील ठोके हुए आते हैं, तो इसके माध्यम से बेसिक ज्योमेट्री का ज्ञान दिया जाता है। बेसिक ज्योमेट्री में जैसे कि ट्रायंगल किस प्रकार से बनेंगे, रेक्टेंगल किस प्रकार से बनेंगे, स्क्वायर किस प्रकार से बनेंगे। तो ये जो बेसिक ज्योमेट्री का जो भाग है, इन सभी चीज़ों को हम बच्चों को सिखा सकते हैं, किसके माध्यम से, जियो बोर्ड के माध्यम से। तो जियो बोर्ड के माध्यम से हम सिर्फ 2D शेप ही समझा सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, तो इन सभी चीज़ों को हम 2D शेप में ही समझा सकते हैं। यह जियो बोर्ड के माध्यम से 3D का ज्ञान नहीं दिया जाता है, यानी कि जियो बोर्ड के माध्यम से आप 3D शेप का ज्ञान नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ 2D शेप का ही ज्ञान दे सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि बेसिक ज्योमेट्री का ज्ञान होता है। तो कभी क्वेश्चन में पूछ दे कि बेसिक ज्योमेट्री का ज्ञान किससे, डॉट से या फिर जियो बोर्ड से या फिर अबेकस से, तो आप बेशक मारेंगे जियो बोर्ड, क्योंकि हमने अभी पढ़ाया कि जियो बोर्ड से हम ज्योमेट्री का बेसिक ज्योमेट्री का जो नॉलेज लेते हैं। ग्राफ पेपर में क्या होते हैं, जैसे आपने कभी ग्राफ पेपर बनाया होगा, तो ग्राफ पेपर देखे होंगे 2 लाइनों के बीच में बहुत छोटी लाइनें होते हैं। तो इससे आप क्या सकते कि पॉइंट की जो दशमलव की जो समझ है उसको विकसित करते हैं आप, कि क्या होता है कि कोई ग्राफ लेते हैं इस प्रकार से, और ग्राफ लेने के बाद हम क्या करते हैं कि इसमें मान लेते हैं कि 1 डॉट बराबर 10, तो बीच में कितना पड़ेंगे, तो बीच में भी डॉट हम लोग ऐसे मिला लेते हैं, मिलाया हुआ रहता है ग्राफ पेपर में। तो इस प्रकार से हम लोग दशमलव यानी कि 10.5 को दिखाना है, तो 10 और 20 के बीच में जो पॉइंट मिलेंगे
वो पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं 10.5 यानी 10.5। तो इस प्रकार से ग्राफ पेपर के माध्यम से आप क्या सीखते हैं, तो डेसिमल का ज्ञान दिया जाता है, यानी कि दशमलव का ज्ञान दिया जाता है ना। यानी कि अबेकस से क्या दिए जाते हैं, तो अबेकस से बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटाव, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। दूसरी बात जियो बोर्ड हमने बात किया, तो जियो बोर्ड से हम लोग क्या सीखते हैं, तो 2D आकृति सीखते हैं। जो भी बेसिक ज्योमेट्री का चीज़ें हैं, त्रिभुज हैं, आयत हैं, वृत्त है, वर्ग है, इन सभी चीज़ों के बारे में 2D शेप के बारे में जानकारी मिलती है, बेसिक ज्योमेट्री की जानकारी मिलती है। ग्राफ पेपर से हम क्या सीखते हैं, तो ग्राफ पेपर से दशमलव का ज्ञान मिलता है बच्चों को। दशमलव का ज्ञान किससे, ग्राफ पेपर से। नेक्स्ट बात करते हैं डॉट पेपर। अब डॉट पेपर का उपयोग क्या करते हैं, तो इससे ज्योमेट्रिकल शेप तथा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ज्ञान दिया जाता है। डॉट पेपर से ज्योमेट्रिकल शेप, इसमें ज्योमेट्रिकल शेप भी बना सकते हैं, साथ ही साथ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऐसे लिख सकते हैं, ए इस तरह से डॉट को मिला करके, इस तरह से बी, सी, है ना, डी, ई, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को ज्योमेट्रिकल शेप के साथ साथ में इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट का भी ज्ञान दिया जा सकता है, कि इसमें डॉट पेपर में। तो डॉट पेपर को आप लोग याद रखेंगे, क्या ज्योमेट्रिक शेप, ज्योमेट्रिकल जो शेप होते हैं उनको, तथा साथ ही साथ में इंग्लिश अल्फ़ाबेट का भी ज्ञान दिया जा सकता है डॉट पेपर के माध्यम से। नेक्स्ट जो है 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या होता है, इस प्रकार से बच्चे खेलने के लिए अब लाते होंगे, इस प्रकार से अलग अलग टुकड़े होते हैं, इस प्रकार का टुकड़े अलग हैं, इस प्रकार का टुकड़े अलग हैं, है ना, इस प्रकार का टुकड़े अलग हैं, इन सभी को एक में सजा करके फिगर बनाने हैं। तो ये क्या कहलाता है, 10 ग्राम कहलाता है। इसमें ज्योमेट्रिकल शेप की जानकारी दी जाती है पिक्चर के माध्यम से। पिक्चर के माध्यम से ज्योमेट्रिकल शेप की जानकारी दी जाती है। जैसे इस प्रकार से इधर पूंछ लगा हुआ है, यह ट्रायंगल हो गया, इधर भी ट्रायंगल हो गया, ये भी ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये क्या हो गया। तो इस तरह से फिगर में बना हुआ रहता है। इसको हम शेप, फिगर चित्र के माध्यम से जो शेप यानी आकार की जानकारी देते हैं वह क्या कहलाता है, तो 10 ग्राम से माध्यम से जानकारी दे सकते हैं बच्चों को। नेक्स्ट बात करते हैं वैन हीले। वैन हीले, इनका भी ज्यामितीय स्तर है। ज्यामितीय स्तर को काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार इस सिद्धांत से उन्होंने बताया कि बच्चे ज्योमेट्री को किस प्रकार से सीखते हैं, और इसके लिए उन्होंने 5 स्टेज बताई है। वैन हीले ने कितने स्टेज बताई है, 5 स्टेज बताई है, जिसको बारी बारी से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले चाक्षुषीकरण। चाक्षुषीकरण मतलब देख करके, है ना, जीरो, लेवल 0 जो है इनका है। वैन हीले के कितने जो डायग्राम बताया कि वैन हीले ने कितने 5 स्टेज बताई है। 5 स्टेज में सबसे पहला जो स्टेज है 0 लेवल का, यानी कि लेवल 0 जो है, याद रखेंगे, कभी ऐसा नहीं कि लेवल 1 को 1 मान लीजिएगा, नहीं, लेवल 0 से इनका 1 लेवल माना जाता है। तो 0 जो है इसमें इंक्लूड होगा, और कहाँ तक जाएगा, तो लेवल 4 तक जाएगा। लेवल 4 तक जाएगा, बोलिएगा 5 बताएं, तो 0 को भी इंक्लूड करेंगे तो 5 हो जाएंगे ना इसमें। तो चाक्षुषीकरण जो विजुअलाइजेशन होता है, इसमें बच्चों को चीज़ों को सिर्फ जानते हैं। इसमें बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को सिर्फ जानते हैं या उनसे देख कर के उनकी इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृति के दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन करता है। जैसे बच्चा देख लिया कि रोटी गोल है ना, या फिर मम्मी के बिंदी गोल है, सिक्के गोल हैं, तो देख करके इस प्रकार से आकृति को अपना शेप में डाल लेता है। बच्चे क्या करते हैं, चाक्षुषीकरण यानी कि देखना, ये इस वर्ड को याद रखें। चाक्षुषीकरण मतलब कि देख करके विजुअलाइजेशन से ही वो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ जान पाते हैं, और उन्हें देख करके अपना दिमाग में क्या बना लेते हैं, इमेज बना लेते हैं, जिससे अकॉर्डिंग किसी वस्तुओं को अलग करते हैं, गोल है या चपटे आकृति का है, इस प्रकार से। लेवल जो 1 है, लेवल 1 में क्या है, विश्लेषण, एनालिसिस। इसमें बच्चा चीज़ों को ज्योमेट्रिकल नाम से जानना शुरू कर देता है। बच्चा सबसे पहले तो स्टार्टिंग में बच्चे को क्या सिखाते हैं, बाबू ये गोल है, बिंदी गोल है, वो तो ठीक है, चाक्षुषीकरण लेवल 0 का। लेवल 1 में क्या करता है बच्चा, तो वह ज्योमेट्रिकल नाम शुरू कर देता है। जैसे कि यह क्या है, तो ओवल है ना, यह क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के शेप बिस्किट से जोड़ करके कर लेगा, ओवल जो गोल का शेप जो है रोटी से करके ओवल से समझ लेगा, इस प्रकार से। तो बच्चे क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल नाम शुरू कर देते हैं, रेक्टेंगल और सर्कल, इन सभी चीज़ों को। लेवल 2 में क्या कहता है कि अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, 2 प्रकार के एजुकेशन दिए जाते हैं। तो अनौपचारिक निगमन जो है लेवल 2 में अनौपचारिक निगमन, इसमें बच्चा क्या करता है, आकृतियों के बीच में रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है उस सिमिलरिटी के बेस पर।
यानी कि एक जैसे दिखने वाले, मान के चले बच्चा सबसे पहले तो समझता नहीं है, उसमें क्या करता है कि बच्चा सबसे पहले गोल के आधार पर गोल को छांटता है ना, और लंबे के आधार पर बिस्किट का जैसे रेक्टेंगल को अलग कर लेता है, यह विश्लेषण में कर लेता है लेवल 1 में। लेवल 2 में क्या करता है, अनौपचारिक निगमन में, इसमें बच्चा आकृतियों के बीच में रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि अगर एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का किस तरह से बच्चा जो है और स्क्वायर में किस प्रकार से फर्क करना पड़ता है, सिमिलरिटी के आधार पर एक जैसे दिखते हैं, उस आधार पर वह क्या कर देता है, रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये अनौपचारिक निगमन में होता है। किस निगमन में होता है, अनौपचारिक निगमन में बच्चा आकृतियों के बीच में रिलेशन बनाना स्टार्ट कर लेता है, एक दूसरे फिगर के बीच में रिलेशन बनाना स्टार्ट कर लेता है। कब, अनौपचारिक निगमन में। लेवल 0 में चाक्षुषीकरण, लेवल 1 में क्या, विश्लेषण, जिसमें बच्चा चीज़ों को ज्योमेट्री का नाम शुरू कर देता है। लेवल 2 में क्या कहता है, अनौपचारिक निगमन, जिसमें इनफॉर्मल एजुकेशन जिसे हम बोल सकते हैं। इसमें बच्चा आकृतियों के बीच में क्या करता है, रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि सिमिलरिटी के आधार बेस पर, एक जैसे दिखने के आधार पर। नेक्स्ट बात करते हैं लेवल 4। तो लेवल 4 में जो है, लेवल 3 औपचारिक, जैसा मैंने बताया कि औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के। तो अनौपचारिक में क्या करते हैं कि बच्चे को रिलेट करके एक दूसरे जैसे सिमिलरिटी के बेस पर वो रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और लेवल 3 में औपचारिक जो है, इसमें बच्चा आकृतियों को फॉर्मूल ढूंढने लगता है। फॉर्मूले यानी कहने का मतलब कि अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के फॉर्मूले ढूंढने लगता है ना। इसका क्षेत्रफल क्या होंगे, तो लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे, इस प्रकार से। तो बच्चे का विकास धीरे धीरे मानसिक स्तर बढ़ता है। तो लेवल जो 3 तक जाता है, यानी कि औपचारिक फार्मूला जो है, इसमें बच्चा आकृतियों के शेप के फार्मूले ढूंढने लगते हैं कि आयत के फार्मूले, वर्ग के फार्मूले। लेवल 4 में दृढ़ता, लेवल 4 में क्या ला लेता है, दृढ़ता आ जाती है। इसमें बच्चों को ज्यामिति चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीज़ें बनाता है। जो भी, अब देखिए यहाँ से फार्मूले तैयार हो गए, है ना। इनके क्या कर दिए कि फार्मूला जब ढूंढने लगा लेवल 3 में, जब फार्मूले पता हो गए, तो इस आधार पर बच्चा क्या करता है कि ज्यामिति में चिंतन करता है, आगे चिंतन डेवलप करता है, उसके अनुसार खुद ही वह अपना खुद की चीज़ें बनाने लगता है। तो ये थे आपके पूरा का पूरा जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैथ पेडागोजी में जो पूछे जाते हैं, उन सभी को हमने जिक्र करा है। और आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।